नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बीजेपी के सामने चुनौती साउथ के राज्यों में अपनी जड़ें जमाने की है। बीजेपी पिछले कुछ सालों से इस पर फोकस भी कर रही है, लेकिन मनमाफिक नतीजा नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी के पास दक्षिण भारत के राज्यों में सिर्फ कर्नाटक में ही सत्ता थी, लेकिन हाल ही में हुए चुनाव में बीजेपी ने वहां भी सत्ता गंवा दी। कर्नाटक में 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 2018 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। बहुमत साबित ना कर पाने की वजह से कांग्रेस जेडीएस ने सरकार बनाई, लेकिन एक साल में ही वहां फिर बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन इस साल हुए चुनाव में बीजेपी के हाथ से कर्नाटक भी चला गया। तेलंगाना से बीजेपी को उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी वहां भी अपनी पकड़ नहीं बना पाई। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को महज 8 सीटें मिली, लेकिन पिछले चुनाव में सिर्फ 1 सीट मिली थी और उस लिहाज से ये बढ़त है। लेकिन साउथ के राज्यों में क्रैक करना बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं और बीजेपी ने 2019 में यहां 25 सीटें जीती थी। तेलंगाना की 17 में से 4 सीटें जीती थी, लेकिन तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली। आज उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक, महाराष्ट्र तक बीजेपी की सरकार है। पूर्वोत्तर में भी कमल खिल चुका है। उत्तर भारत के जिन राज्यों में अभी वो सत्ता में नहीं है, वहां प्रमुख विपक्षी दल है। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही है, लेकिन अभी भी बीजेपी का विजय रथ दक्षिण में जाकर बार बार रुक रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी इस बार दक्षिण विजय के लिए सारे समीकरण साध रही है। दक्षिण भारत के 6 राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में से इस समय केवल पुडुचेरी में ही बीजेपी गठबंधन के साथ सत्ता में है। इसलिए दक्षिण बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। जनता मांगे जवाब में इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। दक्षिण में घमासान, मुकाबला नहीं आसान में। दक्षिण भारत के इन राज्यों में 130 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से अभी केवल 29 सीटें बीजेपी के पास है। इसमें 25 अकेले कर्नाटक से ही है, जबकि 2019 में 4 सीट तेलंगाना में जीती थी। इससे समझा जा सकता है कि बाकी के राज्यों में बीजेपी की स्थिति कैसी है। दक्षिण को प्रमुखता से लेने की एक वजह यह भी है कि उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बम्पर सीटें मिली है। ऐसे में बीजेपी इस बात का ध्यान रख रही है कि अगर यहां पर सीटें कम हो तो इसकी भरपाई दक्षिण से की जा सके। दक्षिण में जमीन मजबूत करने में जुटी बीजेपी के लिए मुश्किल है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में बीजेपी का आधार बहुत कमजोर है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व केरल में बीजेपी के पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है। वहीं आंध्र प्रदेश और केरल में तो पार्टी का एक विधायक भी नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में बीजेपी को महज 1% वोट मिले थे। कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़ दिया जाए तो दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के पास कोई बड़े कद का नेता नहीं है। बीजेपी को कर्नाटक की तरह ही दूसरे राज्यों में भी सरकार बनाने के लिए येदियुरप्पा की तरह ही करिश्माई नेता की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए बीजेपी तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पार्टी जहां अपने सबसे प्रमुख चेहरे मोदी की लोकप्रियता पर भरोसा कर रही है, वहीं मिशन दक्षिण भारत के तहत पार्टी ने दूसरे दलों के बड़े नेताओं को भी अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। तो जनता मांगे जवाब में उसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। दक्षिण में घमासान, मुकाबला नहीं आसान में। और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपका उन लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय पाठक जी, कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक जी, सपा प्रवक्ता ईश भारती जी और एआईएमएम नेता तौकीर निजामी जी और वरिष्ठ पत्रकार केएस शाइनी जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अजय पाठक जी, 130 में से अगर हम बात करें, महज 29 सीटें आपके पास है दक्षिण में, और इस बार कर्नाटक भी आप हार चुके हैं, सत्ता वहां जा चुकी है। तो इस बार अगर लोकसभा चुनाव होंगे तो कर्नाटक में जो आप लोग ने उम्मीद की है, क्योंकि पिछले बार 25 सीटें आप लोग ने कर्नाटक से जीती थी, इस बार वो इतना आसान नहीं लग रहा है। और लगातार 2 बार से आप, अगर हम बात करें हिंदी भाषी राज्यों की बात करें, बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस बार वही तीसरी बार प्रदर्शन दोहराना इतना आसान नहीं होगा, बड़ा मुश्किल होगा। तो कैसे भरपाई करेंगे और क्या रणनीति बताओ, क्या रणनीति आप बना रहे हैं दक्षिण में फतेह करने की?
हेलो। जी अजय पाठक जी, आवाज आ आवाज आ रही रही है है? आपको मेरी? एक बार जी सवाल अपना दोहराइएगा, जी मैं जी, लिख नहीं संक्षेप में सवाल पाया। करता हूं। मैं कह रहा हूं कि हिंदी भाषी राज्यों में बहुत अच्छी स्थिति है आप लोग की, 2 बार से बहुत अच्छा आप वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस बार तीसरी बार वही बेहतर प्रदर्शन करना शायद मुश्किल हो सकता है, और दक्षिण राज्यों में आपकी स्थिति बहुत कमजोर है, बेहतर नहीं है। तो क्या रणनीति है आपकी दक्षिण राज्यों में बीजेपी का कमल खिलाने को लेकर, क्योंकि कर्नाटक में सरकार थी आपकी, वो भी इस बार चली गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव की तैयारी कर रही है। खास तौर से दक्षिण भारत के लिए हमारा मिशन 2024 तैयार है। प्रधानमंत्री जी की अभी अ, अ, आने वाले दिनों में बहुत सारी दक्षिण भारत में रैलियां हैं। हमको विधानसभा में सफलता नहीं मिली, लेकिन लोकसभा में हमने 80 सीटों का लगभग टारगेट रखा है। 130 सीटें हैं दक्षिण भारत के अंदर, उसमें 80 से ज्यादा सीटें इस बार हम जीत करके ले आएंगे, ये हमें विश्वास है। हम्म। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में 2014 और 2019 में, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश ने ये देखा कि इस देश में अगर कोई विकास कर सकता है, इस देश को कोई समृद्ध बना सकता है, इस देश को कोई जातिवाद की राजनीति से दूर कर सकता है और सिर्फ विकास की बात कर सकता है, विकास की राजनीति कर सकता है, भारत को दुनिया में अग्रणी देश बना सकता है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और उससे ये दक्षिण भारत अछूता नहीं रहेगा। इस बार निश्चित ही हम 80 लोकसभा से ज्यादा सीटें जीत करके दक्षिण भारत में आएंगे और एक बहुत ही मजबूत भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में बहुत मजबूत अपना जनाधार खड़ा करेगी। विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं और लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। जहां जहां भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं विधानसभा के बाद, वहां भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर, आप किसी भी प्रदेश का देख लीजिए, जैसे 2000 इसके पहले जब 2019 में मध्य प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, मध्य प्रदेश के चुनाव में विधानसभा का चुनाव हम हार गए थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में ठीक है, एक लेकिन जिस सीट राज्य छोड़कर की के बात करें उस सारी राज्य की में आप लोग सारी। की सरकार रह चुकी है कई बार और अभी भी वहां पर है, लेकिन दक्षिण राज्यों की बात कर लें तो कर्नाटक छोड़कर किसी राज्य में आपकी सरकार नहीं है, और 2-3 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर 1% ही लेकिन आपको सही हमारा वोट मिला था। ठीक है, सुनिए, ठीक है, ठीक है, आपकी रणनीति क्या रहेगी? जब दोबारा आऊंगा मैं जानना चाहूंगा कि किन रणनीति के साथ, किन मुद्दों के साथ आप लोग दक्षिण भारत को आप लोग फतेह करने की कोशिश करेंगे। विजय कौशिक जी, 80 सीटों का टारगेट लेके चल रहे हैं, और दक्षिण भारत की अगर हम बात कर लें, बहुत अच्छा रहा इस बार, तेलंगाना में आप लोग जीते, कर्नाटक में आपकी सरकार बनी, लेकिन वहां पर जो क्षेत्रीय पार्टी वो ज्यादा मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस भी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में वहां पर नहीं है। अगर 1 साल के पीछे की अगर हम जर्नी देखें कांग्रेस की तो बहुत कमजोर नजर आती है, लेकिन इस 1 साल के अंदर कर्नाटक भी फतेह किया आप लोग ने, तेलंगाना भी फतेह किया है। मार्च में राहुल गांधी जी यात्रा शुरू कर रहे हैं और वो यात्रा मणिपुर से स्टार्ट होगी। मणिपुर के बारे में आप जानते हैं कि वहां राज्य में बीजेपी की सरकार है और वहां बीजेपी की सरकार के रहते जो दंगे फसाद हुए और कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जिस तरह से दंगे फसाद हुए, निश्चित तौर पर वहां सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जाने की जरूरत थी वो नहीं उठाए गए। तो आने वाले समय में भाजपा का न केवल दक्षिण बल्कि पूर्वोत्तर और उत्तर भारत में भी बहुत जगह बीजेपी को नुकसान होगा, निश्चित तौर पर होगा। राहुल गांधी जी की यात्रा अब जिन जिन प्रदेशों में, चाहे वो दक्षिण के राज्य हैं चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जहां जहां भी जाएगी उस यात्रा का असर रहेगा। और आने वाले समय में उत्तर भारत के अंदर भी आप देखेंगे एक बदलाव की लहर, क्योंकि बीजेपी ने जो वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के और जो महंगाई कम करने के वादे किए थे, अब जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी 450 रुपए का गैस सिलेंडर देने का वादा कर रही है कि भी 1 तारीख से वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो मोदी जी से हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से जानना चाहते हैं कि पूरे देश की जनता ने क्या अपराध किया है कि जहां आप चुनाव लड़ते हैं, जहां आप हार रहे होते हैं, वहां आप चुनाव जीतने के लिए 450 रुपए का सिलेंडर बोल देते हैं। तो भाई क्या
हरियाणा के लोगों ने क्या अपराध किया है, बिहार के लोगों ने क्या अपराध किया है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी को भुगतने हैं। उत्तर भारत के लोग हों, चाहे दक्षिण भारत के लोग हों, चाहे पूर्वोत्तर के लोग हों, महंगाई की मार से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और अर्थव्यवस्था डगमगाती जा रही है, क्योंकि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। खर्चा रुपया क्यों है? क्योंकि सरकार के टैक्सों की मार है और सरकार के नेतृत्व में जो शिक्षा माफिया, चिकित्सा माफिया और ये जो टोल माफिया, ये जो जनता को लूट रहे हैं और जो टैक्सों की मार बढ़ गई है, उससे निश्चित तौर पर हर घर का बजट बिगड़ा हुआ है और लोग परेशान हैं और बीजेपी को अपने कुकर्मों का जवाब चुनाव में जरूर देना होगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि दक्षिण में ये सारे मुद्दे वहां पर भी असर करेंगे और वहां पर जो प्लान बीजेपी बना रही है कि कम से कम 80 सीटें जीतने का, वो प्लान सफल नहीं हो पाएगा। यश भारती जी, देखिए, इन राज्यों की बात करें, दक्षिण भारत राज्यों की बात करें, तो सपा का कोई ज्यादा वहां पर इंटरफेयर नहीं रहता है, लेकिन इंडिया अलायंस के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं और जिस तरह से लगातार बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर एक प्लान बना के रखा, कम से कम 80 सीटें जीतना चाहती। इसी रणनीति के साथ वो दक्षिण फतह करने की कोशिश करी, क्योंकि अगर हिंदी भाषी राज्यों से उसको कुछ नुकसान होता है, इसकी भरपाई वहां से हो सके। और यहाँ पर अगर कुछ प्लान यहाँ पर बीजेपी बना रही है, तो आपको लगता है कि वो प्लान किस तरह से काम कर पाएगा? क्योंकि इंडिया अलायंस यहाँ पर लगातार आप लोग बातचीत कर रहे हैं और अगर इंडिया अलायंस मैदान में होगा तो क्या दक्षिण भारत में जितनी सीटें कम से कम अभी बीजेपी के पास है 29 सीटें, क्या उससे भी और कम हो जाएंगी? देखिए भागीरथ जी, सबसे पहले तो मैं आज हमारे एक वीर शहीद हैं राजेश यादव जी, जिनका पार्थिव शरीर भोपाल के एयरपोर्ट पे आया है, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी है जो हमारे लगातार शहादतें हो रही हैं हमारे वीर जवानों की। कश्मीर में धारा 370 हटा करके जो इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया था कि देश में बहुत अमन चैन हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कड़वी दवाई पिला करके नोटबंदी करी थी, ये जो झूठ फरेब है, ये ज़्यादातर हिंदी भाषी क्षेत्र में, ये अन्य क्षेत्र में बहुत जम के चलता है। क्योंकि इनकी जो भाषा है, जो डिलीवर करते हैं ये आरएसएस की भाषा के माध्यम से, वो हिंदी भाषी क्षेत्र में काफ़ी प्रभावी है। और बाकी अन्य क्षेत्रों में जहाँ इनकी हिंदी भाषी क्षेत्र में पकड़ नहीं है, वहाँ यही होता है। लेकिन जो एनडीए बना और एनडीए के माध्यम से इनने अपने सहयोगियों को हमेशा ठगने का और लूटने का काम किया है। इसीलिए महाराष्ट्र में शिवसेना इनसे दूर हुआ, पंजाब में अकाली दल दूर हुआ, बिहार में नीतीश कुमार जी इनसे दूर हुए और अन्य अभी 25 सितंबर को ही अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो पुराना सहयोगी एआईडीएमके भी इनसे दूर हो गया। तो लगातार जो इनसे एनडीए के सहयोगी दूर हो रहे हैं, अभी केवल एनडीए बनाए रखने के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए ऐसी पार्टियों को साथ में रख रहे हैं जिनने आज तक चुनाव नहीं लड़ा, जिनका एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है और बात करते हैं बड़ी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करना, धनाढ्य पार्टी, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय होने का दावा करने वाली पार्टी। और जब दक्षिण भारत में जाती है, जहां केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता का प्रतिशत माना जाता है, जहां आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो बेंगलोर में और अन्य क्षेत्रों में जाकर के लोग ज़्यादा सबसे ज़्यादा रोजगार पाते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये होती है कि 103 या 130 सीटों में से 6 और 4 सीटें ले पाते हैं। 200 विधानसभा चुनाव में जमानतें जब्त होती हैं इनकी। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की वहाँ है जहाँ साक्षर दर अच्छा है, जहाँ बेरोजगारी कम है, रोजगार ज़्यादा है, अवसर ज़्यादा है, जहाँ राज्य की सरकारें विकास पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, धार्मिक कामों पे कम ध्यान देती हैं। जिनका काम धार्मिक काम है, चाहे वो पंडित हों, जिनका मंदिर में काम है, गुरुद्वारे में ग्रंथ साहिब हों, अन्य लोग जिनका जहाँ जो काम है उनको करने देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ हस्तक्षेप करती है, चाहे वो मीडिया की जगत के लिए हो, चाहे वो धर्म के काम पे हो या अन्य जगह पे, वहाँ गुमराह करने में कामयाब रहती है और लगातार कामयाब है। इसलिए देखिए, अगर हम शैक्षणिक स्थिति की देखें, आज मध्य प्रदेश का ही अभी एमपीपीएससी का रिजल्ट आया, 3 साल से रुका हुआ था और अभी भी ओबीसी के 13% कम करके रिजल्ट घोषित किया, यानी ओबीसी को सीधा 13% का नुकसान किया। और बातें क्या होती हैं, हम हमेशा ओबीसी मुख्यमंत्री देते हैं, देश के प्रधानमंत्री जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहा था, अजय पाठक जी को, जाति पर हम विश्वास ही नहीं करते। मोदी जी और अमित शाह जी ने झारखंड चुनाव में हर मंच से बोला हम ओबीसी के हैं, हमने ओबीसी का प्रधानमंत्री दिया। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल ने यह तक झूठ परोसने का काम किया कि देश का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री अगर किसी ने दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो ये लगातार झूठ परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होता है। लेकिन जो हमारा दक्षिण भारत का साक्षरता दर है
वो समझता है इन सब चीज़ों को और इनको वो परिणाम के रूप में देता है। इसीलिए ये केरल को बदनाम करने का काम करते हैं या अन्य जगह जहां इनको परिणाम ठीक इनकी सुखद स्थिति से नहीं मिलते हैं, ये उस क्षेत्र को ही बदनाम करने लगते, वहाँ के मतदाता को ही बदनाम करने का काम करने लगते हैं। पश्चिम बंगाल में हमने स्थिति देखी, भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोगों को जाकर के वहाँ बैठा दिया और हर संभव प्रयास किया गया कि कैसे भी करके सत्ता में आना है, दूसरे दल को तोड़ना है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि सहयोगी दल जो एनडीए के थे उनको तोड़ने का काम किया और आपने भी शुरुआत करी कि लगातार दूसरे दलों से, दूसरे दल कौन, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी थे उन्हीं को तोड़ने का काम कर रहे हैं और उन्हीं को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जैसे ये देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, प्रदेश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन के शायनी जी, जिस तरह से रणनीति यहाँ पर बीजेपी बना रही है, क्योंकि देखिए बीजेपी जहाँ पर कमजोर रहती है हमने देखा वहाँ ज़्यादा काम करती है। अमेठी की बात कर ले, वहाँ पर अमेठी में इस तरह से लगातार वो लगे रहे, 10 सालों तक लगे रहे और आखिरकार उनको एक समय आया कि उनको सक्सेस मिल गई, वहाँ से राहुल गांधी को हरा दिया। दक्षिण राज्यों की बात कर लें, एक समय ऐसा था कर्नाटक में बीजेपी नहीं थी, तेलंगाना में की अगर बात कर लें हम, ऐसा कुछ खास वहाँ पर जनाधार नहीं था, लेकिन इस बार तेलंगाना भी अच्छा परफॉर्म किया है पहले के मुकाबले, 8 सीटें जीती हैं। कर्नाटक में कई बार सरकार बना चुकी है, लेकिन अब जो टारगेट लेकर बीजेपी चल रही है ये कम से कम 80 सीटें जीतने को लेकर, तो आपको लगता है कि बीजेपी कम से कम इसके आसपास पहुंच पाएगी या फिर एक शगुफा है पिछली बार की सीटें बचा ले, यही बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी? जहाँ तक साउथ का सवाल है तो बीजेपी ने पिछले बार 29 सीट जीते थे साउथ से, तो वो जो 29 अगर सिंगल पार्टी देखें अपन तो बीजेपी सबसे सिंगल पार्टी है जिसके पास इतना ज़्यादा सीट साउथ से आए हैं। लेकिन अभी बीजेपी के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि बीजेपी का जो स्ट्रैटेजी है वो अब जैसे नॉर्थ में है तो वो राम मंदिर और इसके मुद्दे जो उनसे वो इमोशनल एंगल पे खेल लेती है, लेकिन यही मुद्दे साउथ में नहीं चल पाते हैं। दूसरी बात है कि इनके पास वहाँ पे लोकल लीडर, जिसके पास एक करिश्माई लीडर जो आप कहते हैं, वो वहाँ पे नहीं है। आज के तारीख में कोई भी स्टेट में आप देख लें वहाँ पे नहीं है। तो ये एक दूसरा चैलेंज है बीजेपी के पास कि वो वहाँ पे किस तरह से अपने जनाधार बढ़ाएंगे, क्योंकि बीजेपी का इस बार टारगेट है 350 से ज़्यादा सीट लाना। तो अगर आप सिर्फ नॉर्थ हिंदी बेल्ट में ही अगर सीट लाते हैं तो ये चीज़ें आपके टारगेट आप नहीं मीट कर पाएंगे। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि दक्षिण में आप अपना एंट्री करें वहाँ पर। तो ये जो दो चैलेंजेस है बीजेपी के पास कि आपके पास कोई ऐसा नेता नहीं है, वहाँ का लैंग्वेज का प्रॉब्लम है कि आप लोकल लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, रीजनल आपको कोई लीडर वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। अब बीजेपी उसके लिए तैयार कर रही है, जैसे अन्नामलई है तो दक्षिण में तमिलनाडु में वहाँ पे वो काफ़ी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा तेलंगाना का जब चुनाव हुआ तो वहाँ पे जो कृष्णा रेड्डी हैं, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, तो वो बीजेपी के जो कांग्रेस और बीआरएस के दोनों को हरा के वो जीते हैं वहाँ पे उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। और तीसरा एक और प्रॉब्लम जो बीजेपी के साथ है, जब उनका डायरेक्ट फाइट होता है कांग्रेस के साथ तो वहाँ पे उनको आसानी होती है हराने में, लेकिन जब रीजनल पार्टी के साथ वहाँ पे लड़ना होता है, क्योंकि रीजनल पार्टी का एक इमोशनल कनेक्ट है वहाँ के पब्लिक के साथ, तो वहाँ पे बीजेपी को एंटर करने में दिक्कत जाती है। बिल्कुल। अजय पाठक जी, देखिए जिस तरह से शैनी जी कह रही थी कि जब क्षेत्रीय आप पार्टी से लड़ते वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर कांग्रेस आपके सामने है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन क्षेत्रीय अगर पार्टी सामने आती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो वहाँ के लोग हैं, अगर हम खासकर दक्षिण हम राज्यों की बात करें, उनको लगता है कि ये हिंदी भाषी पार्टी, ये हमारी पार्टी नहीं है। और अगर तेलंगाना छोड़ दें, कर्नाटक छोड़ दें, तो दूसरे राज्यों में आपके पास बड़े नेता भी नहीं है, वो बड़े चेहरे भी नहीं है जिनके मुकाबले आप मैदान में जा सकते हैं। और कुछ 2-3 राज्य तो ऐसे जहाँ पर 1% ही आपको पिछली बार वोट मिला था। तो कैसे इन चीज़ों को आप मैनेज करेंगे, या फिर पूरी कवायद इसलिए कि कम से कम पिछली जितनी सीटें मिली थी आपको 29, कम से कम ये तो बची रहे, क्योंकि कर्नाटक में हारने के बाद एक मैसेज ये गया कि जो साउथ में आपके पास एक राज्य था वो भी आपके हाथ से चले गया। देखिए साहू जी, भारतीय जनता पार्टी के पास विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का चेहरा, उनके भरोसे पूरे देश में हम चुनाव लड़ रहे हैं। और आपने देखा जो लोग टीवी पे बैठ करके बड़ी कर्नाटक में भी आप उनके चेहरे पर ही लड़े थे अजय जी। तो हम 18 सीटें जीत करके आए ना, बंगाल में हम 18 सीटें जीत करके आए। और दूसरे लोगों की क्या, कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई, वहां पे तो क्षेत्रीय पार्टी, मैं कर्नाटक की बात करूं, आप बंगाल पहुंच गए। मैं कह रहा हूं कर्नाटक में उन्हीं के चेहरे पर आपने चुनाव लड़ा था विधानसभा का। तो लड़े थे तो हम, वो ठीक है ना। देखिए विधानसभा के मुद्दे अलग हैं
और लोकसभा के मुद्दे अलग हैं। वही तो मैं आपको बता रहा हूं, विधानसभा के मुद्दे अलग हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग हैं। क्षेत्रीय पार्टी थी बंगाल में, वहां हम चुनाव 2 सीटों से 18 सीटों पे आए, और उत्तर प्रदेश के अंदर यही समाजवादी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है, इससे चुनाव लड़ करके हम 73 सीटें जीते। इसी से चुनाव लड़ करके हम 65 सीटें जीत करके आए 80 में से, और इस बार 80 की 80 सीटें जीतेंगे। प्रधानमंत्री स्टूडियो में बैठ करके जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि इनके पास कितना जनाधार है। कि दक्षिण भारत में इनके पास, हमारे पास तो 29 लोकसभा की सीटें अजय हैं। जी, पिछले एक साल में कांग्रेस ने दो इनके साउथ के पास राज्य 0 साउथ के राज्यों इनके पर पास- अपनी सरकार बनाई है। तेलंगाना और कर्नाटक में सरकार बनाई है कांग्रेस ने। हाँ, वो ठीक है भाई, जनता ने उनको वोट दिया, बनाए, लेकिन लोकसभा के मुद्दे अलग है। लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ ठीक है, इस ठीक है। देश की किन किन जनता, मुद्दों के साथ आप प्रधानमंत्री- लोग साउथ में निकलेंगे दक्षिण फतेह करने को लेकर? किन मुद्दों के साथ? भागीरथ जी, वही तो मैं बता रहा हूं आपको। देश का जो विकास है, उस विकास में सबसे ज्यादा इस बार भागीदार कोई होगा तो साउथ के लोग होंगे, और प्रधानमंत्री जी के साथ इस साउथ का पूरा दक्षिण भारत प्रधानमंत्री जी के साथ चलने वाला है। ये इनका किसी तरह का कोई भी कार्ड चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी की यात्रा हुई, राहुल गांधी जी की यात्रा होने के बाद हम 3 प्रदेश जीत करके आए। इस बार राहुल गांधी जी की यात्रा होगी, हम पूरा का पूरा साउथ जीत करके आएंगे। आप ये देख लीजिएगा, ये देश की जनता का विश्वास, और खास तौर से इस बार दक्षिण भारत की जनता का विश्वास आप देखिएगा किस तरह से। मैं तो अभी 80 सीटें बोल रहा हूं, वहां 80 से भी ज्यादा सीटें हम जीत करके इस बार भारतीय जनता पार्टी आएगी, आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये लेकिन मुझे चुनाव लगता है आपकी बातें थोड़ी मुख्यमंत्री व्यवहारिक नहीं का लग रही नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य जहां पर 1% से भी आपकी वोट परसेंटेज रहा है, तो जो टारगेट लेकर आप चल रहे हैं पूरा कैसे होगा? मैं आपसे मुद्दे पूछ रहा था, वो आपने बताया नहीं। जब मैं दोबारा आऊंगा तो मुझे लगता है कुछ आप मुद्दे जरूर बताएगा कि दक्षिण में किन मुद्दों के पास आप जाएंगे। लेकिन फिलहाल रोकना चाहूंगा विजय कौशिक जी। देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने यहां पर एक टारगेट लेके चला है, कांग्रेस मैं बोलूंगा इस बार बीजेपी से बहुत अच्छी स्थिति में है, और क्योंकि पिछले 1 साल में 2 साउथ के राज्यों पर कांग्रेस ने सरकार बनाई है, ये बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन अगर हम कुछ और राज्यों की बात करें जहां पर जो क्षेत्रीय पार्टी मजबूत स्थिति में है, और बीजेपी जिस तरह से रणनीति के साथ जा रही है, तो कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? जिस तरह से कांग्रेस साउथ में बढ़ती जा रही है, बाकी जहां राज्यों में कांग्रेस नहीं है, वहां लेकर रणनीति क्या होगी, और बीजेपी को रोकने को लेकर रणनीति क्या होगी कांग्रेस की? विजय जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चल लगता हमारी आवाज नहीं। यश भारती जी, देखिए जिस तरह से यहां पर हम देख रहे हैं बीजेपी ने रणनीति बनाई है, बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा नहीं है। लेकिन अगर एक बीजेपी, अगर हम कर्नाटक तेलंगाना छोड़ दिया, अगर दूसरे राज्यों के लिए बड़ा चेहरा लेकर आ जाए, बीच में कुछ ऐसे चेहरों की बात होती रही जो कि बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन अक्सर ऐसी बात होती रही है कि शायद वो बीजेपी में आ सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी बड़े चेहरे लाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि ऐसा भी बीजेपी प्लान कर रही है कि जो रूठे हुए वहां के क्षेत्रीय पार्टी में बड़े बड़े नेता, उनको अपनी पार्टी में लेकर आ रही है। अगर इस तरह से बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के साथ आते जाए, कैडर मजबूत होते जाए, तो बीजेपी को फायदा तो होगा, क्योंकि बीजेपी वहां दक्षिण में जितनी भी सीटें आएंगी, बीजेपी उसको प्लस में लेके चलेगी। देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा भागीरथ जी, लेकिन पहले जो अजय पाठक जी ने एक बात कही, मुझे हंसी आ रही थी उस बात पे जब वो बोल रहे थे, लेकिन बीच में टोकना मैंने उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा, ये टीवी पे बैठ करके बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग कर रहे हैं, तो आप थोड़ी कहीं जमीन पे बात कर रहे हैं, आप भी तो टीवी पे बैठ रहे हैं। अगर आपको टीवी पे बैठ करके बातें करना इतना बुरी लगती है, सुनना बुरा लगता है, मत आइए, बहिष्कार कर दीजिए। भाई टीवी पे चर्चा होगी तो यही तो बातें की जाएंगी। जब चुनाव में जाते हैं तो सड़क पे जाते हैं, सड़क पे बात करते हैं। हम लोग नहीं करते, बहिष्कार आप लोग करते अरे अजय जी मुझे मालूम है आप क्या करते हैं, वो सब मैं बता रहा हूँ ना, मेरा मौका है, मैं बता रहा हूँ। आपके मौके पे आप नहीं बता। बहिष्कार टीवी का किसने किया था, बताइए। मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। जवाब आप नहीं दे पाए कि धारा 370 से आपने कश्मीर में क्या फायदा दिया, कड़वी दवाई से क्या फायदा दिया। आज भी भोपाल राजधानी में हमारा एक शहीद का पार्थिव शरीर आ रहा है, उस पर आपकी जुबान नहीं चलती है, उस बातों पर आपकी जुबान नहीं चलती, आपको शर्म नहीं आती, आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है, और न नैतिकता के आधार पे आप कभी इस्तीफे की बात करेंगे, है ना। आप बीच में बोल करके नियम बताने की कोशिश करेंगे, और अनुशासित होने की बात करने वाले अनुशासन तोड़ने का काम करते हैं। तो बात सुनिए आप,
जो आप बातें कर रहे थे यहाँ पे जाति की, शुरुआत में भी आपने करा कि जाति तोड़ने की बात, और जाति आधारित पे आपने मध्य प्रदेश में भी पहला कैबिनेट जो बनाई, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाए, राजस्थान में भी आपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में भी आपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, तो जाति देख के बताए, और आपने प्रचारित भी है कि हम जातीय समीकरण कर रहे हैं, फिर आप अनुशासन तोड़ने का काम कर रहे हैं। कम से कम अपने आरएसएस के कैडर का तो नाम रोशन कीजिए, अनुशासित रहिए, मौके पे बात कीजिएगा, जब सवाल पूछते तब जवाब दीजिएगा, बेहतर, अच्छा लगेगा। बहुत समय दिया, 1 घंटे की चर्चा का समय है यहाँ पे। फिर उसके लड़के के बाद उनका लड़का होगा, एक परिवार के नहीं बनाते हैं ना। ठीक है, चलिए, मुझे अच्छा। लगता है कि हम वापस डिबेट से हम डिरेल हो रहे हैं, हम वापस डिबेट को हम साउथ में ले जाते हैं। यश भारती, भागीरथ भाई, इनका काम ही यही है, इनकी ट्रेनिंग है ये आरएसएस से, कि जब बात पूछी जाएगी कुछ तो जवाब देना है कुछ, और सवाल का जवाब चाहेंगे तो ये आपको दूसरी जगह ले जाएंगे। देखिए फिर बोलने लगे। ठीक है, इसको हम साउथ में ले आते हैं, हम साउथ के बाद बोलने चर्चा लगे। करते हैं। ठीक है, नहीं, यश भारती, सवाल कंटिन्यू। पूछ रहे हैं ना आपसे, जवाब दीजिए ना कि धारा 370 से कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू तक आपने जोड़ने की बात कही थी, कहां जुड़ा धारा 370 खत्म हो जाए? क्यों हमारी शहादतें हो रही है, उसमें जवाब दे दीजिए, क्यों हो रही है? कड़वी दवाई पिला करके नोटबंदी दी थी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, क्यों नहीं आतंकवाद खत्म हुआ? पुलवामा की जांच में कौन आ गया? आपने 2019 का चुनाव यश जीत भारती जी, लिया, मुझे नया लगता है कि चुनाव आ गया। फिर हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। नहीं, मैं तो ये भी बड़े मुद्दे उनके ऊपर हम लगातार डिबेट करते रहते हैं, हम लगातार इसके ऊपर डिबेट करते रहते हैं, लेकिन हम फिर से वापस साउथ में चलते हैं, फिर से हम वापस मैं साउथ में वही चलते बात हैं। मैं हाँ। वही बात कर रहा हूँ। पूछिए पूरा कि देश इनके टूटा हुआ था, कितनी 370 से इन्होंने जोड़ दिया। साउथ में इनके पास क्या है? अभी मध्य प्रदेश का चुनाव लड़े तो उसमें कितनी सीटें पाए? ठीक है, देखिए अजय पाठक, ये मुद्दा क्या मुद्दा, मुझे लगता है आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, फिर आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। हम इन चीजों पे चर्चा नहीं, कर चुके हैं, भागीरथ जी, मध्य प्रदेश का चुनाव खत्म हो चुका, हम ये चर्चा कर चुके हैं, हम दक्षिण में। यश भारती जी, मैं चाहूंगा जो सुनिए हमारी तो डिबेट सुनिए। का टॉपिक है मैं उसी डिबेट से के रिलेट के ऊपर टॉपिक हम पे ही जाएं। हूं। मैं हाँ, कन्याकुमारी का नाम ले रहा हूं तो ठीक है। दक्षिण का ही नाम अजय जी, है ना। अजय जी, सुन लेते हैं, और सुन ये लेते भारतीय हैं, सुन जनता लेते हैं। पार्टी के ही नारे रहे, मैं उसकी ठीक है। बात कर रहा हूं, इसीलिए तो इनको दिक्कत हो रही ठीक है, है। अजय जी, सुन लेते हैं, अब इन्होंने प्लीज। ठीक है। सवाल किया, मैं स्वागत करता हूं कि हमने मध्य प्रदेश में चुनाव लगा तो क्या परिणाम रहा है। अरे आज जिस विषय को चल रहा है दक्षिण में, आपकी कितनी जमानतें जब्त हुई? आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, कितने बड़े हैं आप? अपनी हैसियत देखिए तब बात कीजिए। 14% वोट गेन किया अरे, है। फिर आपको बोल रहे हैं, जानकारी नहीं, हमने जानकारी गेन लेके किया उसकी बैठिए। बात करें, लूज हमने किया उसकी बात नहीं करें, जमानतें जब नहीं उसकी बात नहीं करेंगे। जब पूछेंगे सवाल तो जवाब नहीं देंगे, बीच में बोल करके दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। भागीरथ जी 3 बार बोल चुके हैं आपको। भाई यहां तो न्यायाधीश की भूमिका में भागीरथ जी है ना, नियम तो इन्हीं के बनाए हुए चलेंगे। जब आपको मौका दिया था, यही टीवी चैनल पे आपको मौका दिया था कि आप बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, तब आप छोटी बात भी नहीं कर पा रहे और दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे आप छोटी बात करके छोटा जवाब दे दीजिए ना। क्यों 370 हटने के बाद जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक एक नहीं कर पाए? क्यों शहादतें हो रही हैं? कड़वी दवाई का क्या फायदा ठीक है, तो निकला? आपको लग रहा है यश भारती जी, ये जो सारे सवाल है, ये जो सारे सवाल विपक्षी पार्टी दक्षिण में भी उठाएगी और इसका नुकसान होगा बीजेपी का, आप ये कह रहे हैं? नहीं भागीरथ जी, सवाल इन्होंने किया था तो मैं जवाब दे रहा हूं उस बात का, और उम्मीद करता हूं ये जवाब देंगे, टोकने की जगह जवाब देंगे जब इनकी बारी आएगी। ये तुलना कर रहे हैं सपा से कि हमारी कितनी सीटें आ रहे हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, विकल्प दे रहे हैं, जनता चुन रही नहीं चुन रही जनता के ऊपर है। आप ये देखिए, आज अगर भारतीय जनता, आपने कैडर की बात की थी, जो मुझसे सवाल किया था उसको जवाब दे रहा हूं मैं। आपने कैडर की बात की थी कि दक्षिण भारत में कैडर क्या होगा, तो दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के पास कैडर क्या है? ईडी और सीबीआई में सारी भर्तियां हो रही हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य में कोई भर्तियां नहीं हो रही, यहां तक कि भारत की संसद में भी रिक्त पद है, इसीलिए सुरक्षा में कमी रह जाती है। लेकिन ईडी और सीबीआई जो इनका कैडर है वो बहुत मजबूत है और उसी से काम चल रहा है। चाहे वो पश्चिम बंगाल में जाने की बात आ जाए, चाहे वो दक्षिण भारत में जाने की बात आ जाए, चाहे उत्तर भारत में जाने की बात आ जाए, जो इनका कैडर ईडी और सीबीआई वाला है वो पूरा काम कर रहा है। अभी भी मैं देख रहा था, देश की एक बड़ी नेता है, मुख्य विपक्षी दलों के साथ में जो इंडिया गठबंधन का घटक दल है, उनको भी अभी कहीं चार्जशीट में शामिल कर लिया है। तो केवल बदनाम करना, गुमराह करना, मुद्दों की राजनीति से भागना और जनता को जो डिलीवर करना है, आपको विकास की बातें झूठी नहीं करनी, विकास दिखना चाहिए। मध्य प्रदेश में कौन सा विकास का काम ऐसा हुआ है कि हम गर्व से कह सकें? ठीक है, तो आप कह रहे हैं दक्षिण में बीजेपी, ईडी और सीबीआई के साथ है। ठीक है, विजय कौशक जी, देखिए, अगर केंद्र में सरकार है तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट तो होता है। वहां के जो लोकल नेता होंगे, वहां के जो क्षेत्रीय नेता होंगे, वो जरूर चाहेंगे कि केंद्र में सरकार है, जिस पार्टी की कई राज्यों में सरकार है, उसके साथ जुड़ना। अगर बीजेपी इसमें कामयाब हो जाती है, बीजेपी अगर वहां से बड़े बड़े नेताओं को अपने पार्टी में ले आ पाती है, जिस तरह से यहां पर बीजेपी की रणनीति चल रही है, और बीजेपी का
कैडर अगर मजबूत हो जाता है तो बीजेपी इस बार जितनी सीटें लेकर आई थी 2019 में उससे ज्यादा बेहतर गेन कर सकती है। फिर मैंने वही कहा कि दक्षिण में जितनी सीटें गेन करेगी बीजेपी के लिए वो प्लस पॉइंट होगा। बीजेपी भले 80 का आंकड़ा लेकर चले, लेकिन अगर बीजेपी की 35 भी आ जाए, 40 भी आ जाए तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा अच्छा मुकाबला होगा और बीजेपी के लिए यहां पर बेहतर होगा। जो आपने योजना बताई है ना, ऐसे तो मोदी सरकार पहले से ही प्रयोग में ला रही है। अगर आपको याद हो, अजीत पवार को कैसे तोड़ा गया। पहले उनके ऊपर सीबीआई ईडी की तरफ से केस बनवाए गए, जांचें शुरू हुई और फिर उनको मजबूर किया गया कि वो मिस्टर पवार के साथ गठबंधन तोड़ के जो उनके चाचा श्री हैं उनसे अलग दल बनाए और जो कांग्रेस गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में चल रही थी उसको गिराकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। तो बीजेपी सफल रही। तो हर जगह ये यही करते हैं। आपको छत्तीसगढ़ की याद होगी, अभी कुछ दिन पहले के दावा किया गया था कि एक बिजनेसमैन जो कि राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस के, उनके यहाँ से 300 करोड़ बरामद हुए। मोदी जी ने कहा किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। क्या आप अपने चैनल के माध्यम से बता सकते हो उस मामले का क्या हुआ? या उससे पहले उत्तर प्रदेश में जिस व्यापारी के यहाँ से कई सौ करोड़ बरामद होने का दावा किया गया था उस केस में क्या रहा? खुद मोदी जी ने एक जनसभा में कहा कि मेरे साथी सीबीआई और ईडी। तो जिस देश के माननीय प्रधानमंत्री किसी भी चुनाव में जाकर सीबीआई ईडी को अपना साथी बताते हैं, जो केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, कर्नाटक में बजरंग बली के नाम पर वोट मांगते हैं, फिर भी वहां की जनता नकार देती है। कारण ये है कि उत्तर भारत के लोगों को भगवान श्री राम के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है, जबकि दक्षिण भारत के लोग भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए जो गीता का ज्ञान है उसके माध्यम से इनके परपंच को, इनके छल को समझते हैं। एक तरफ बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं राम मंदिर बनने से 50 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो भाई देश में 2-3 मंदिर ही बनवा दीजिए, फिर उद्योग धंधों की, काम धंधों की जरूरत ही क्या है? झूठ बोलते हैं। हर साल 2 करोड़ देने का वादा किया था कि रोजगार देंगे 2 करोड़ रोजगार छीने गए देश की जनता के। उत्तर भारत के 1-2 राज्यों में 450 में गैस सिलेंडर देने का वादा करके उसे इम्प्लीमेंट करने का दावा करने वाली भाजपा सरकार दक्षिण भारत के लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रही है? उनको भी 450 रुपए में सिलेंडर मिलना चाहिए। तो ये लोग मुद्दों की बात करेंगे ही नहीं। ये सरकार वहां पर भी जाकर केवल हिंदू मुस्लिम की बात करेगी, जबकि वहां के लोग सांप्रदायिक आपसी सद्भाव में भरोसा रखते हैं। यही कारण है कि वहां बीजेपी कहीं नहीं खड़ी हो पाई। सीबीआई ईडी के दम पर ये लोग जरूर कुछ लोगों को तोड़ेंगे, जैसे इन्होंने पश्चिम बंगाल में किया था। जिन मुकुल राय को इन्होंने बीजेपी में शामिल किया था, उनके ऊपर घोटालों की जांच चल रही थी। बाद में जैसे वो केस बीजेपी ने खत्म करवाए, वो मुकुल राय वापस से तृणमूल कांग्रेस में भाग गए। ऐसे बहुत से नेता हैं जो भाग गए। तो बीजेपी को ये सारे दांव उल्टे पड़ेंगे, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ठीक है के शैनी जी, क्या जिस तरह से ये विपक्षी पार्टी कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं कि ईडी सीबीआई का सहारा लिया जाएगा, दूसरी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को साउथ में खासकर बीजेपी अपनी पार्टी में लेकर आएगी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जिस तरह से ये विपक्षी पार्टी आरोप लगा रहे हैं इसका कुछ वहां पर असर दिखाई देगा? देखिए, क्योंकि अगर केंद्र में सरकार अगर होती है तो वहां के जो नेता रहते हैं, क्षेत्रीय नेता रहते हैं, उनको कम से कम ये तो रहता है कि केंद्र में इनकी सरकार है और कई दूसरे राज्यों में भी इनकी सरकार है। तो क्या उससे प्रभावित होकर वहां से वो बड़े नेता जिनका उस पार्टी में अस्तित्व नहीं बचा है या फिर उस पार्टी में उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है, वो बीजेपी में आसानी से आ सकते हैं या बीजेपी में आ सकते हैं? अगर पार्टी जीतती भी नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फायदा ये होगा, उनको लगेगा जिस पार्टी में हम है उस पार्टी की केंद्र में सरकार, उस पार्टी के राज्यों में सरकार है। देखिए, दक्षिण में बीजेपी जो है हर स्ट्रैटेजी अपनाएगी कि बीजेपी का आज सबसे बड़ा जो मिशन है वो साउथ में किस तरह से अपना पावर बढ़ाना है, अपना अस्तित्व को बढ़ाना है। ये सबसे बड़ा मिशन है आज। तो बीजेपी इसके लिए जो भी रणनीति अपनाना है वो अपनाएगी। बात यह है कि दक्षिण के आप देखें जो भी राज्य हैं वो सबसे ज़्यादा जीडीपी में सबसे हाईएस्ट है। कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो या तेलंगाना हो, 5 स्टेट में 3 सबसे हाईएस्ट जीडीपी देती है पूरे प्रदेश देश में रखकर।
तो वहाँ पे जो है आपको डेवलपमेंट की बात ही करनी पड़ेगी। आप उसमें पब्लिक को गुमराह नहीं कर सकते हो इमोशनल इश्यूज़ को लेकर। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो कनेक्ट बनाना है वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। आप किसी को भी ले आइए पार्टी में, आप दूसरे पार्टी से आप नेता ले आ सकते हैं, बड़े जो फिल्म स्टार हैं उनको ला सकते हो, एक अट्रैक्शन के लिए तो हो सकता है, लेकिन आपको अगर ग्राउंड लेवल पे काम करना है तो वहाँ के लोकल लीडर तैयार करना होगा। लोकल ऐसे करिश्माई लीडर होने चाहिए जो वहाँ पे लोगों के साथ कनेक्ट बना सके। मोदी वहाँ पे पॉपुलर है, ऐसे नहीं है दक्षिण में मोदी पॉपुलर नहीं है, लेकिन वो वोटर्स को वोट करने के लिए, पोलिंग बूथ तो लाने के लिए आपके पास वर्कर्स चाहिए हैं। तो वो कैसे आप कर पाओगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के पास है। अगर आ भी गए, और जहाँ तक जैसे अभी कांग्रेस के वरिष्ठ जो अपने प्रवक्ता हैं उनने कहा कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करेगी बीजेपी, तो डेफिनेटली हमने देखा है कि कई जगह ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया है बीजेपी ने, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो और बाकी राज्यों में हो। ठीक है, ये बड़ा सवाल। अजय पाठक जी, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करेंगे आप दक्षिण में, वहां के दूसरे पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए, दबदबा बनाने के लिए, बड़ा आरोप लगा रहे हैं विपक्षी पार्टी के नेता आपके ऊपर। देखिए, ये इनका फ्रस्ट्रेशन है, इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो ये बोलेंगे कि सीबीआई और ईडी तो अपना काम कर रही है। आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। आप भ्रष्टाचार करके अपना परिवार भरते रहिए, पालते रहिए, और इस देश की जनता को वहीं का वहीं रहने दीजिए। 20 साल आपने आजादी के बाद से जो चीजें बोली वो आज तक पूरा नहीं हुई, और सिर्फ 10 जनपद से लेकर के और अपने अपने घर भरते रहे। तो वो जो पैसे आपने रखे हो तो सीबी और ईडीआई निकाल करके ले आएगी, और इसके लिए आपके पेट में दर्द होगा तो होता रहे। इस देश की जनता को तो यही सब मुद्दे लेकर के, अभी भी आप गए थे ना 5 राज्यों के चुनाव में, ये जो लोग विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं, ये यही सारे मुद्दे लेकर के तो 370 से लेकर के सीबी ईडीआई सब लेकर के तो गए थे ये लोग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब जगह तो यही सब चीजें लेकर के गए थे। लेकिन इस देश की जनता देख रही, इस देश की जनता को ये लोग समझते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही सत्य है। ये देश की जनता सबको तौलती है, सबके बारे में जान रही है कि कौन हमारे हित की सरकारें चलाया और कौन हमारे हित की बात करता है। लेकिन अजय जी, वो डिलीवर कैसे करेंगे आप साउथ के जो वोटर्स हैं वहां तक ये बात कैसे पहुंचाएंगे? अगर हम बात करें जहां जहां आपकी सरकार है, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, आप लोग की गाड़ियां जा रही हैं और उसके जरिए केंद्र की जो योजना है आप लोग पहुंचा रहे हैं। लेकिन साउथ में बहुत सारे, साउथ में तो आपकी सरकार नहीं, पुडुचेरी छोड़ दे जहां गठबंधन की सरकार है आपकी, उसके अलावा किसी राज्य में सरकार नहीं है, तो वहां पर आप विकसित भारत संकल्प यात्रा इस तरह से निकाल भी नहीं सकते। तो आपकी जो योजनाएं, आपकी जो बात है, वो जनता तक, वोटर तक कैसे पहुंचाएंगे आप लोग? क्योंकि कैडर भी उतना वहां पर मजबूत नहीं है, अगर कर्नाटक छोड़ दिया, तेलंगाना छोड़ देता हूं। भागीरथ जी, इस देश की जनता तक बात पहुंचाने के माध्यम बहुत सारे हैं। इस देश की जनता, खासतौर से जिस दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, दक्षिण भारत के लोग, ये किसी को बताने की बात नहीं है, वो सब लोग मोदी को एक एक व्यक्ति जानता है। और जैसा अभी मेरी बहन ने बताया कि साउथ में मोदी साहब सबसे पॉपुलर हैं। आप ये समझ लीजिए कि हर व्यक्ति के पास आज ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि कौन क्या कर रहा है, वो एक एक रिपोर्ट सबके पास है। विपक्ष के लोग चिल्लाते रह गए। तो कोई अभियान शुरू किया आप लोग ने अभी, या करने वाला है? अजय पाठक जी, कोई ऐसा अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरह कोई ऐसा अभियान दक्षिण में शुरू करने वाले हैं आप लोग? चालू है, प्रधानमंत्री जी की रैलियां साउथ में अभी चालू होने जा रही है, अमित शाह जी की चालू होने जा रही है। आप ये देखिएगा कि उससे किस प्रकार से जनता जुड़ती है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पूरा साउथ किस तरह से प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ता है। जुड़ने के लिए बेताब है। लोकसभा में आप देखिएगा कि हम 80 से ज्यादा सीटें जीत करके दक्षिण भारत की आएंगे, और हमारी जो योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, लगभग 600 योजनाएं 2014 से 2023 के बीच में हमारी चालू हुई है, और सारी की सारी योजनाएं दक्षिण भारत के लोग भी उसका सभी लोग फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने विजय कौशल जी, केंद्र की जो योजनाएं हैं उसका फायदा दक्षिण भारत के लोग भी उठा रहे हैं। सिर्फ आधा मिनट का समय और दीजिए। ठीक है, ले लीजिए, आप ले लीजिए। जिस प्रकार से उन्होंने ये देखा है, दक्षिण भारत के लोगों ने ये महसूस किया है, इस देश को अगर कोई समृद्ध
और भारत को विश्वगुरु अगर कोई बना सकता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश विश्वगुरु बन सकता है। उससे दक्षिण भारत अछूता नहीं रहेगा। दक्षिण भारत का खासतौर से यूथ और वहां की महिलाएं निश्चित ही इस बार लोकसभा में गेम चेंजर होंगी और भारतीय जनता पार्टी को 80 से ज्यादा लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, ये हमारा विश्वास है। ठीक है, ठीक है, आपका ये विश्वास है। लेकिन विजय कौशिक जी, जिस तरह से बीजेपी के नेता कह रहे हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं कि मोदी का जादू दक्षिण भारत में भी चलेगा और जो योजनाएं केंद्र की उसका फायदा दक्षिण के लोग भी ले रहे हैं, तो वो हमें वोट क्यों नहीं करेंगे? इसलिए जो हमारा टारगेट 80 का वो जरूर पूरा होगा। जादू यानी कि मोदी जी जादूगर हैं और आपको मालूम है कि जादूगर का जो जादू है वो केवल एक धोखा होता है। तो मोदी जी के धोखे में बेशक आज उत्तर भारत के कुछ राज्य फंसे हुए हों, लेकिन दक्षिण भारत के लोग ये देखिए किस तरह की जादूगर के जादू की सच्चाई को अच्छी तरह समझते हैं कि भारत के और उन्हें ये मालूम है भारत के कि एक तरफ बीजेपी सरकार किसी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए ठीक है, ठीक है, आपने विरोध कर दिया, मुझे लगता है ये भी पॉइंट है कि ठीक है, आपने विरोध कर दिया। ठीक है, बेवकूफ समझ रहे हैं कि उत्तर भारत की जनता बेवकूफ है और फंसी हुई है। विजय जी जवाब देना चाहेंगे? कि दक्षिण भारत के लोगों को 450 रुपए में सिलेंडर कब मिलेगा? दक्षिण भारत के लोगों के लिए जो 50 करोड़ रोजगार आप कहते हैं राम मंदिर से पैदा हुए हैं, तो वहां के लिए सरकारें वहां से जाएंगी तब कैसे मिलेगा। कर रहे हैं? जब आपकी भ्रष्टाचार की सरकारें वहां से हटेंगी तब मिलेगा। ये भ्रष्टाचार की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो बीएस येदियुरप्पा याद हो तो आपको याद है ना, कर्नाटक के, तो उनको बीजेपी में आपने किसने लिया था? बीजेपी में लेने के बाद ठीक है, मुझे लगता है जी समय का मुझे 2 मेहमानों के पास और जाना है, कंप्लीट करने दीजिए विजय जी को। विजय जी, मैं ये कहना चाहता हूं केवल बीजेपी का धोखा, मोदी जी का जो जादूगरीपन है, ये हर जगह नहीं चलेगा। क्योंकि तो क्या कांग्रेस की वहां गारंटी चलने वाली इस बार बाकी साउथ के राज्यों में? जी कांग्रेस की गारंटी चलेगी, मोदी मैजिक नहीं चलेगा, लेकिन कांग्रेस की गारंटी चलेगी साउथ में? बिल्कुल चलेगी जी। देखिए, कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। हमारे समय में जीडीपी का स्थिति देख लीजिए कि कांग्रेस सरकार के समय में क्या जीडीपी थी, 10% से ऊपर थी, 11.5% तक पहुंची थी। और बीजेपी राज में 4, 4.5 से ऊपर नहीं आ पाई। आंकड़ेबाजी में गड़बड़ करके ये बेशक कहें कि 7% है, इतने % है, तो जमीनी हकीकत सबके सामने है, सच्चाई छुप नहीं सकती, कुछ दिन के लिए दबाया जा सकता है। कांग्रेस क्या मिशन शुरू कर रही है? क्योंकि आप लोग की जो वरिष्ठ नेता वो तो 14 जनवरी से यात्रा पर निकल रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है आप लोग के नेता की तरफ से ये गैर राजनीतिक यात्रा है। हालांकि आपने कहा जिस राज्यों से जिस क्षेत्र से यात्रा निकलेगी उसका असर होगा, लेकिन कल एक मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े थे, उसने कहा भागीरथ जी ये यात्रा गैर राजनीतिक है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जब हमने जो आजादी में आंदोलन शुरू किया था वो गैर राजनीतिक था, उसका लक्ष्य कोई सत्ता हथियाना थोड़ी ना था। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस क्या मिशन शुरू करने वाली? ये यात्रा तो गैर राजनीतिक हो गई। कांग्रेस क्या करने वाली जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत स्थिति में नहीं है दक्षिण में, वहां पर क्या किसी तरह कोई मिशन शुरू करने वाली है बीजेपी की तरह? मेरी बात समझ लीजिए आप कि यात्रा बेशक गैर राजनीतिक है, लेकिन इसके जो मुद्दे हैं वो देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और जब देश से जुड़े हुए मुद्दों पर जनता एकजुट होगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को सत्ता में वापस आने का मौका मिलेगा, देश के लिए काम करने का मौका मिलेगा। और इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही है कि जो देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जनता को एकजुट किया जाए, सरकार के काले कारनामों को बेनकाब किया जाए, जो समाज के भाईचारे को आग बीजेपी ने लगा दी है उस भाईचारे को दोबारा से कायम किया जाए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं यात्रा का असर होगा दक्षिण में। बिल्कुल। यश भारती जी, क्या वाकई कांग्रेस की यात्रा का असर होगा या फिर इंडिया अलायंस का असर दिखाई देगा दक्षिण में और बीजेपी को रोकने में कामयाब रहेंगे आप लोग? देखिए, मुझे तो जब आप भारतीय जनता पार्टी के अजय पाठक जी से सवाल कर रहे थे तो कई बातों पर बड़ी हंसी आ रही थी कि प्रधानमंत्री जी को दक्षिण में सब लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं जानेंगे तो किसको जानेंगे? आजकल तो स्कूलों में पढ़ाया क्या जाता है, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है। अगर इसको भी नहीं जानने देना चाहते, इतना धूमिल कर देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में कि केवल सब भाजपा के नेता के रूप में जाने उनको, तो फिर कहना ही क्या। और फिर जैसे ही कोई बात कह दीजिए नरेंद्र मोदी जी के लिए तो फिर वो उसी पद के पीछे छुप जाते हैं कि प्रधानमंत्री का अपमान है। प्रधानमंत्री तो पहले भारतीय जनता पार्टी तय कर ले कि भाजपा के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी को प्रचारित करना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में।
देश के प्रधानमंत्री का सभी सम्मान करते हैं और लगभग सभी लोग जानते हैं, जानना भी चाहिए। तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है बच्चों को पढ़ाने में, तो ऐसी बातें टीवी चैनल पे, आपके प्रतिष्ठित चैनल पे भाग करके बात करें तो ये बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे, जैसे ही आपने ईडी सीबीआई की बात करी। हिमाचल प्रदेश के टेलीकॉम घोटाले में सुखराम जी जो पकड़े गए थे, जिनके बिस्तर से नोटों की गड्डी ली थी, उनके परिवार को टिकट देने का काम किसने किया? सुखराम जी को पार्टी में शामिल करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। चक्की पीसिंग के लिए महाराष्ट्र में बड़े बड़े बातें की गई थी, उनको मुख्यमंत्री किसने बनाया? ऐसे तमाम लंबे बड़े उदाहरण हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति शामिल नहीं हो पाता तब तक उसमें तमाम दोष होते हैं, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है दोष मुक्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन यात्रा का असर आपको लगता है दक्षिण में होगा, कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा, और इंडिया अलायंस बीजेपी को रोक पाएगा दक्षिण में? मेरा सीधा सा समझना यह है, फायदेमंद होगा देश के लिए। राजनीतिक पार्टियां बाद में है, पहले देश का फायदा होना चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के नेतृत्व में जिस तरीके से देश पीछे जा रहा है और लगातार गुमराह किया जा रहा है। जब 2 साल की बातें हुई थी कि 2 साल में मोदी सरकार ने क्या किया, तो विदेशों की रक्षा सीमाएं दिखाई गई थी, विदेशों की कोल माइंस दिखाई गई थी, विदेशों की रोड दिखाई गई थी कि ये डेवलपमेंट कहते हैं। झूठ परोसने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा होता है। कम से कम सच सामने आना चाहिए। इंडिया अलायंस को लेकर नहीं बोल रहे, इस पर भी कुछ बोल रहे। इंडिया अलायंस वहां पर बेहतर स्थिति में होगी, बीजेपी को रोक पाएगी। जो हंगर का जो भुखमरी का जो आंकड़ा है, उसमें हम देश में कितने पिछड़े हैं। पाकिस्तान हमसे आगे है, बांग्लादेश हमसे आगे है, नेपाल हमसे आगे है, अच्छी स्थिति में है, और हम बुरी स्थिति में। और हम क्या देख रहे हैं, हम अभी भी धर्म के आधार पर बंटने की बात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इंडिया अलायंस क्या कुछ बेहतर काम कर पाएगी दक्षिण में? आप इसका जवाब नहीं। मैं बिल्कुल दे रहा हूं, इंडिया अलायंस पूरे देश में अच्छा काम करके देगी, और परिणाम भारतीय जनता पार्टी को रोकने के होंगे। इसीलिए घबराहट है भारतीय जनता पार्टी की। और जो मैंने ईडी सीबीआई की बात की थी कि सबसे ज्यादा भर्ती अगर कहीं हो रही तो ईडी सीबीआई की हो रही है, रिक्त पद अगर कहीं नहीं रहते तो केवल ईडी और सीबीआई में नहीं रहते। के शायनी जी, जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी एक टारगेट लेके चल रही है 80, क्या आपको लग रहा है ये व्यवहारिक है, या फिर अगर बीजेपी कितना भी अच्छा परफॉर्म करती है तो कहां तक जा सकती है ज्यादा से ज्यादा, और इसके लिए बीजेपी को पिछले बार के मुकाबले इस बार रणनीति में क्या फेरबदल करना पड़ेगा, और क्या मोदी मैजिक के सहारे, मोदी गारंटी के सहारे बीजेपी बेहतर कर पाएगी? संक्षेप में भागीरथ जी, कितना सीट मिलेगा, बीजेपी यहाँ कितने आगे जाएगी, अभी ये बहुत जल्दी है कहना, क्योंकि अभी काफ़ी समय है चुनाव के लिए। और जब तक कि मतलब चुनाव चालू नहीं होता है, रैली स्टार्ट नहीं होती है, वहाँ पे लोगों का रेस्पॉन्स नहीं पता चलता, तो ये कहना मुश्किल है। पर ये जरूर है कि बीजेपी जिस तरह से स्ट्रैटेजी बना रही है, इससे साफ लगता है कि बीजेपी अपना इनरोड जो है दक्षिण के अंदर करना शुरू कर दिया है। जहाँ तक अलायंस का सवाल है, आप देखिए कि मतलब केरल में लेफ्ट और कांग्रेस मेन ऑपोजिशन पार्टी है वहाँ पे, तो उनके बीच में कोई अलायंस नहीं है। आप अगर इसमें जाएंगे तमिलनाडु में, तो वहाँ पे अलायंस है डीएमके का जो पहले से ही है। कर्नाटक में नहीं है, जेडीएस के साथ अलग हो गई है। आप तेलंगाना और आंध्रा देखिए तो वहाँ पे कोई अलायंस नहीं है, बीआरएस अलग है, यहाँ पे अलग है। तो एक तरह से अलायंस जो है वो दक्षिण में कहीं पे कुछ ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है यहाँ पे। और बीजेपी के लिए भी वहाँ पे इनरोड बनाना, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत मुश्किल है। मोदी भले ही पॉपुलर है, लेकिन वो वोटर्स को आप बूथ तक कैसे तो इसलिए मुझे लगता है कि इसलिए रणनीति अभी से शुरू कर दिए, क्योंकि बीजेपी खुद जानती है इतने आसान नहीं है दक्षिण की राह, इसलिए मुझे लगता है मिशन की शुरुआत अभी से कर। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अजय पाठक जी, विजय कौशिक जी, यश भारती जी और के शाइनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दक्षिण में घमासान है, लेकिन मुकाबला आसान नहीं है। हालांकि पिछले बार जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी को सीटें मिली, बीजेपी इस बार टारगेट लेके चल रही। पिछले बार 29 थी लोकसभा की, बीजेपी टारगेट लेके चल रही 80। तो कितना सीटें यहां पर बढ़ पाती है, या फिर बीजेपी अपनी सीटों को बचा पाती है, इसको लेकर जद्दोजहद जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन बीजेपी ने एक मिशन शुरू कर दिया दक्षिण फतेह को लेकर, ये मिशन कितना कामयाब होगा ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।